दोस्तों ये मेरे हाथ में आई सेफ बर्फ है और अभी मैं खड़ा हूँ कोकोनट फार्मिंग में। आज मैं हूँ दोस्तों साउथ गोवा में और आप देखने वाले हैं कि 1 एकड़ के कोकोनट फार्मिंग में 40 से 50 लाख कैसे कमा सकते हैं। जी हाँ, मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। आपको लग रहा होगा कि इतना कैसा पैसा है, क्योंकि नारियल के पेड़ के तो 100-200 नारियल निकलते हैं और इतना कैसा पैसा कमा सकते हैं। तो उसका राज है ये, और भी बहुत सारी चीजें हैं। तो आज हमारे साथ दिनेश सर है। नमस्कार सर। नमस्कार। तो इनके बारे में हम पूरा जानकारी लेने वाले, लेकिन हम खास करके कोकोनट फार्मिंग जो है A to Z कैसे होता है वो डिटेल में हम जानकारी लेने वाले। तो वीडियो बहुत ही जबरदस्त और इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो गलती से भी छोड़िएगा मत। अगर आपको समझना है कि इतना पैसा कैसे मिलता है तो वो पूरा वीडियो देखना पड़ेगा। आधा देखेंगे तो आधी अधूरी जानकारी रहेगी। अगर दोस्तों आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा। मैं हूं संतोष और आप देख रहे हैं इंडियन फार्मर। सर एक बार आपके बारे में पहले बता दीजिए। मेरे नाम है दिनेश। मैं 1978 में एग्रीकल्चर कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट करके बाहर आया। गए 46 ईयर्स मैं खेती का धंधा ही करता हूँ और नारियल का ज़्यादा और बाकी का इसका क्रॉप्स का भी जानकारी है और ग्रो करता हूँ। इधर हमारा फार्म में सुलकोरना में हम लोगों ने लगभग 20 तरीके का अलग अलग पौधा ग्रो करते हैं कॉमर्शियली, और वैल्यू एडिशन भी करते हैं, ऑर्गेनिकली ग्रो करते हैं सब कुछ। और हमारा इंटरेस्ट ऐसा है, फार्मिंग बोलेगा तो केवल क्रॉप निकालने का नहीं है, वैल्यू एडिशन करके उसका 100 गुना कैसा पैसा बनाने का, मार्केटिंग कैसा ढूंढने का, वो सब हम सक्सेसफुली किए हैं। इसलिए हम इधर आए लोगों को दिखाने के लिए और ट्रेंड करने के लिए और खेती का उत्पन्न कैसा बढ़ाने का वो दिखाने के लिए इधर है। आप एक शब्द आपने बहुत ही अच्छा इस्तेमाल किया। आपने बोला हम खेती का धंधा कर रहे हैं। लोग एक्चुअली बोलते हैं हम खेती करें, लेकिन आपने धंधा जो वर्ड इस्तेमाल किया यानी कि बिजनेस। बिजनेस खेती को एज ए बिजनेस देखना, हम भी यही इंटीग्रेट कर रहे हैं। हर जगह पे लोगों को बोल रहे हैं कि खेती को एज ए बिजनेस की तरह कीजिए, और वो आप कर रहे हैं। आपका इतना 350 एकड़ का फार्म देख के मैं भी चौंक गया कि इतना सारी चीजें यहाँ पे हो रही है। तो दोस्तों हम कोकोनट फार्मिंग को शुरू करेंगे, लेकिन पहले तो हम यहाँ पे क्या प्रोसेस हो रहा है वो सर हमें बताइए। अभी ये इसको हम लोग वो नीरा टैपर बोलते हैं। वो नीरा को हम लोग कल्परस बोलते हैं, क्योंकि कंफ्यूजन क्या होता है, नीरा बोलेगा तो अल्कोहलिक है करके। राइट। एक कल्परस है, इसमें अल्कोहलिक कंटेंट नहीं है और ये फर्मेंट हो गया तो होता है। अभी सर ने आपको दिखाया आइस दिखाया, वो आइस डालते हैं क्योंकि वो जो ऊपर से हम लोग सैप कलेक्ट करते हैं, रस कलेक्ट करते हैं, वो खराब नहीं होने का करके। वो एक कैन है, इधर आपके सामने एक कैन है, और एक कैन को एक बॉक्स में हम लोग डालते हैं। ये आइस कैन और बॉक्स के बीच में रहता है, इसलिए ठंडा ही मेंटेन होता है। और इसका नाम है जितेंद्र। वो हर दिन 60 से 70 लीटर 30 झाड़ से सैप निकाल के देता है हमको। तो अभी इनको ऊपर भेज दीजिए। अभी ये मशीन के सहारे अच्छा। वो ऊपर जाएगा, और ये सेफ्टी है, उसका कुछ प्रॉब्लम नहीं है। और ऊपर जाने को उसको लगभग 40 सेकंड्स लगेगा, उतना ही 40 सेकंड्स में जाएगा। और ऊपर जाके उधर स्पेस है, वो स्पेस को कट करके वो सैप को एक कैन में पड़ता है वैसा वो प्लेस करेगा, और उसके बाद वो नीचे उतर आएगा। अभी क्या करते हैं, हमने उनके सर पे कैमरा लगा दिया है, उनको ऊपर भेजते हैं पहले। तो दोस्तों बहुत ही इंटरेस्टिंग है ये, लाजवाब आपको प्रोसेस हम दिखा रहे हैं। अब एक कंफ्यूजन सर हमारा दूर कीजिए। ये तो ऊपर जा ही रहे, आप जाते रहिए, आपका काम करते रहिएगा। कंफ्यूजन एक है कि लोग बोलते हैं कि ताड़ी के पेड़ से ताड़ी निकलती है, ये नारियल के पेड़ से आप बोल रहे कल्परस निकलता है, तो क्या इसको भी ताड़ी बोला जाएगा क्या? नहीं, टॉडी बोलेगा तो कंफ्यूजन हो जाएगा, लोग उससे भाग जाएगा, क्योंकि और पर्टिकुलरली फीमेल वो समझता है कि ये दारू है। ये दारू नहीं है। अच्छा। ये एक हेल्थ ड्रिंक है। कोकोनट जो है वो कल्पवृक्ष है, इसमें जो न्यूट्रिएंट कंटेंट है वो मदर का ब्रेस्ट मिल्क में जो रहता है वो है। लॉरिक एसिड और मोनोलोरिन ये सब रहता है, इम्यूनिटी बढ़ जाता है, और वो डायबिटिक फ्रेंडली है। अच्छा, तो इतने स्पीड से ये जा रहे हैं। हाँ। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं हमारे जितेंद्र भाई अभी ऊपर पहुंच चुके हैं। उनके सर पे हमने गोप्रो लगाया है, शायद सारा चीज अच्छे से दिख रहा होगा, उम्मीद करते हैं। जो नारियल का पेड़ का जो कोम्ब रहता है बराबर, सेंटर का, सेंटर का नहीं, उसको देखिए वो उधर साइड तो आया है ना, वो दिख रहा है। वो फूल आता है। वो फूल ओपन होने के पहले ही हम लोग बांध लेते हैं। वो ओपन नहीं होने के बाद में थिन स्लाइसेस देता जाता है। थिन स्लाइसेस जाता है तो पहले का दिन का जो है वो क्लॉट होता है 2-3 घंटे के बाद, और दूसरा दिन जब वुंड फ्रेश करते हैं और फ्लो स्टार्ट होता है। तो उस फ्लो से स्टार्ट होता है। अभी ये क्या गिरा रहा है? वो पहला दिन का जो आइस था, वो आइस का पानी नीचे फेंक रहा है। अच्छा, आइस का पानी वो नीचे फेंक रहे हैं। वो बॉक्स के अंदर अभी जो नीचे से लेके गया वो आइस रखेगा। आइस रख दिया बराबर। आइस रख दिया। और वो किटली जो था स्टील का वो उसके अंदर रखेगा।
अच्छा, वो बॉक्स के अंदर मतलब रखेगा। साइड से आइस रहेगा, हाँ अंदर किटली रहेगी, हाँ, और बाहर जो के बॉक्स है। कल्परस निकलेगा हाँ वो किटली के अंदर हाँ, निकलेगा। उसको एक माउथ है बॉक्स को, हम्म, बॉक्स के अंदर से वो इन्फ्लोरेसेंस अंदर डालता है अच्छा, और वो सब उसमें पड़ता है, बाद में पैक करके वो नीचे उतर जाता है। जिसको नीरा बोलते हैं। नीरा बोलते हैं। एग्जैक्ट, हमें पूरा प्रोसेस अभी समझ 12 में आ घंटा गया। लगता है। हम्म, अभी अभी इन्होंने ये निकाला सुबह में 6 बजे, 4:30, 5 बजे ऐसा कर, शाम को और वापस 6 बजे, 5:30 बजे ऐसा जाके वापस वो पहले दिन का, पहले सुबह में किया था वो कलेक्शन करता है, और उसके बाद शाम को फ्रेश वुंड करके करता है, वो दूसरा दिन सुबह में कलेक्शन होता है। मतलब यहाँ पे आपको नारियल का फायदा हो ही रहा है। नारियल के साथ साथ आप जो नीरा निकाल रहे, कल्परस निकाल रहे, वो भी मार्केट में हाँ, बेचते हैं, नहीं वो हम आगे समझते हाँ, हैं। नहीं क्या है, नारियल लेने का है उसको अलग ही रखते हैं, अच्छा, क्योंकि वो जब ये ऊपर चढ़ता है, नहीं तो नारियल का बंच के ऊपर उसको पाँव रखना पड़ता है, वो डैमेज होता है। राइट राइट। और नारियल से उतना पैसा नहीं आता है जो इससे आता है। हम्म। वो उधर 1,000 रुपए है तो इधर 50,000 रुपए आता है एक झाड़ से। ओहो। ये इतना फर्क है। दोस्तों समझ रहे हैं आप कि कितना बड़ा लंबा प्रोसेस है। भाई इधर आ जाओ थोड़ा। तो आइए हम ऊपर चलते हैं और पूरा स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो दोस्तों अभी जितेंद्र भाई जो ऊपर गए थे वो नीचे आ रहे हैं, तो हम देखते हैं वहां पे। आइए जितेंद्र भाई, ये देखिए आ रहे हैं नीचे, तो देखते हैं कि कल्परस जो उन्होंने निकाला है वो एग्जैक्ट कैसा होता है, वो भी मुझे समझना है। तो अभी एक झटके में ऊपर के तुरंत निकाल के लिए है। हाँ, सब कुछ 2 मिनट में सब प्रोसेस खत्म हो जाता है। 40 सेकंड में ऊपर जाना है, अल्टी पल्टी किया, आई साइड में लगा दिया। हाँ, वो कटिंग कट किया और वो सब करके आ गया। और 12 घंटे के बाद ऊपर जाएगा। अच्छा, शाम को फिर ऊपर जाएंगे। हाँ। शाम को अभी लगभग 6-7 बजे ऊपर जाएंगे। अच्छा, ये लेके आए हैं, ये ठंडा इसलिए क्योंकि हमने आइस लगाया था, बराबर। इसका स्मेल एकदम जैसे नारियल का पानी होता है। नारियल का पानी जैसा ही रहता है, वैसे ही ये देख वो सकते हैं फर्मेंट दोस्तों। हुआ तो वो उसको ऑफ स्मेल आता है, इसको नहीं आता है। ये देखो प्लास्टिक में भी वो कलेक्ट किया है, ये भर गया इसलिए। हाँ, नहीं वो कलर आप दिखा सकता है। अच्छा, तो मुझे बताइए, हमने ये अभी प्लांट से नीचे लाया, बराबर है, तो अभी ये कैसे लीटर बिकता है? ये 150 रुपए को होलसेल में जाता है, रिटेल में बेचा तो वो 300 रुपए तक जाता है। 200 ml का हम बॉटल बनाता है, उसको 75 रुपए से रिटेल में बेचता है। तो इसका इतना मार्केटिंग है, अवेयरनेस है? अवेयरनेस है, लोगों को सबको हम लोगों ने समझाया है। हमारा पोटेंशियल प्रोडक्शन का जो है वो सबको मार्केट है और सबको अवेयरनेस है उसका इम्पोर्टेंस क्या है। तो ये डायरेक्ट पी सकते हैं या इसके ऊपर प्रोसेस होता है? नहीं, इसको क्या है, रेफ्रिजरेशन में रखने का, 2 डिग्री, और वो आइस हो जाता है उधर, और वही लेके शॉप में देने का, और वो लोग नॉर्मल फ्रिज में रखेगा और लोगों को दे देगा। अच्छा, ऐसा ना, और कुछ नहीं, उसमें कुछ प्रिजर्वेटिव्स या कुछ भी नहीं ऐड करते, टोटली नेचुरल है। अगर हम नारियल बेचने जाते हैं तो कितना सस्ता बिकता है, लेकिन अगर ये बेचेंगे तो 300 रुपए रिटेल में लीटर जाएगा। और इससे फायदे भी है। फायदा भी है। और एक फूल से लगभग 20 टेंडर कोकोनट आता है। वो 20 रुपए से तुमने बेचा तो तुमको 400 रुपए आ जाता है। और ये एक दिन को 2 लीटर देता है यही फूल, और 45 डेज देता है। एक प्लांट 2 लीटर देता है डेली का? हाँ, डेली का, और 45 डेज देता है, तो एक फूल से 90 लीटर्स आ जाता है। 90 लीटर्स इंटू 150 करिए, आपको मालूम हो जाता है कि कितना पैसा होता है करके। 13,500। 13,000 रुपए, 500 रुपए एक इन्फ्लोरेसेंस से आ जाता है। साल का कि 1 महीने का? नहीं, वो 45 डेज यूज करते हैं। एक फूल है ना, कट करके वो 45 डेज चलता है। साल में 45 डेज एक प्लांट? ना, वो एवरी मंथ को एक फूल आता है। अभी 2 है। महीने को आता है, एक का 15 दिन होने के बाद दूसरा आ जाता है। तो 2 तो साइमल्टेनियसली रहते हैं। तो साल भर ऐसे निकलता रहता है? हाँ, निकलता रहता है। वाओ, क्या कमाल का है दोस्तों। इस वीडियो को ढेर सारा शेयर कीजिएगा, क्योंकि हम इतनी ऑथेंटिक जानकारी आपको दे रहे हैं कि जितनी आपको पता भी नहीं होगी शायद। कि मैंने तो पहली बार देखा कि कल्परस यानी कि जो इसमें से प्लांट का जो लिक्विड है मेन, वो कैसे कलेक्ट किया जाता है वो दिखाया, और कितना महंगा बिक रहा है वो इंपॉर्टेंट पार्ट है, और कितनी न्यूट्रिशन वैल्यू है उसमें, वो एक जबरदस्त पॉइंट था। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं कि कोकोनट फार्मिंग कैसे की जाती है। गारंटी के साथ दोस्तों बोलता हूं, अगर आपने पूरा वीडियो देखा तो आपको कोकोनट फार्मिंग के बारे में इतना जानकारी मिलेगी। केवल नारियल ही नहीं होता है, नारियल से नीरा निकलता है, नारियल का अंदर से जो निकलता है उससे जो है वर्जिन कोकोनट ऑयल बनता है। उसके बाद नारियल का सुखा के एक अलग से ऑयल बनता है। उसके बाद नारियल का जो ऊपर का छिलका होता है उससे भी चारकोल भी बनता है, कोकोपीट भी बनता है। इतने सारी चीजें बनती है, आप हैरान हो जाएंगे, सारी चीजें पूछेंगे। तो सर सबसे पहला तो मेरा ये सवाल है, नारियल की खेती भारत में कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं? सी मोस्टली जिधर रेनफॉल अच्छा पड़ता है उधर करता है, और इसको एक टेम्परेचर इम्पोर्टेंट है। वो 29 ±7 डिग्री बोलेगा तो 22 to 36 तक अच्छा आता है। अभी टेक्नोलॉजी बढ़ गया है, हम लोग ऊपर फॉगर्स रख के टेम्परेचर मैनेज कर सकते हैं। वो फूल ड्राई होने से
रुका सकते हैं, सब करते हैं। हम लोगों ने 43-44 डिग्री तक औरंगाबाद में, नांदेड़ में उस तरफ पे हम लोगों ने लगाया और यही रिजल्ट हमने उधर पाया है। और केवल सॉइल जो है, पहले का एक कॉन्सेप्ट था कि उसको सैंडी सॉइल चाहिए, लेटराइट सॉइल चाहिए, वो लैंड में वो नहीं है, रिजेक्ट बोल देता। अभी ऐसा नहीं है। हम लोग क्या करते हैं, इवन हमारा वो प्लांटेशन है वो फुल रॉकी है। हाँ, यहाँ पे रॉक दिख रहा है में ऐसे तिरछा होल है। काट के जो मीटर बाय मीटर का होल निकाल के उसको जो चाहिए वो सॉइल और कंपोस्ट उस होल में भरा है राइट। और पौधा लगाया। अभी ये सब 30 साल का पौधा है और टोटल ये एरिया में कितने पौधे हैं? और इधर 1500 पौधा है। अच्छा। 1500 पौधा है और अच्छा आ रहा है, फल भी अच्छा आ रहा है। हमको 200 प्लस नट्स मिल रहा है। नीरा निकाला तो 1.5 से 2 लीटर हर दिन नीरा आता है और हर एक इससे कुछ प्रॉब्लम नहीं। आप लोग देख सकता है वो सब हरा भरा है। और इसके लिए कौन सा भी सॉइल चलेगा, लेकिन जो जिधर हम प्लांट कर रहे हैं उधर उसको चाहिए वो सॉइल डाल देने का। अच्छा, मतलब अगर किसी की जमीन पथरीली है, पहाड़ पे है, बस वहां पे गड्ढा कर देना है। उसको जो जो चीजें लगती है कोकोनट के लिए, जैसे कि मान लीजिए उसमें क्या लगेगा वो बताइए मुझे। हाँ, उसमें उसको क्या लगता है, वाटर होल्डिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने के लिए हम लोग कोकोपीट डालते हैं। और अभी क्ले सॉइल है, पानी नीचे नहीं जाता है, इसके लिए हम लोग सैंड डाल देता है, सैंड और फेबल्स डाल देता है और लिटिल रेड सॉइल डाल देता है। अच्छा। क्योंकि वो क्ले सॉइल जो है बहुत चिकट चिपचिपा रहता है, रहता है वो। उसमें रूट्स पेनेट्रेट नहीं होता है। एग्जैक्ट। और वो डाल के कंपोस्ट उसको जो चाहिए वो कंपोस्ट देके लगा सकते हैं। हमारा एडवाइस ऐसा है कि उसको हो सके तो पूरा ऑर्गेनिकली ग्रो करने का। केमिकल डालने से क्या होता है, वो जल्दी बढ़ता है अबोव द ग्राउंड, बिलो कोई देखने को नहीं देता। वो प्रोपोर्शनेटली ग्रो होना चाहिए, रूट एज वेल एज शूट। और जब भी तुम ऑर्गेनिकली ग्रो करेंगे वो झाड़ को उतना लंबा नहीं जाएगा और हैवी भी नहीं हो जाएगा। तो इसलिए वो केयर लेने का, ऑर्गेनिकली ग्रो करने का 20-30 साल का। आपका कहना है कि ज्यादा फर्टिलाइजर या ज्यादा केमिकल का इस्तेमाल ना करें। यानी कि क्या होगा कि ये जो सिलेंड्रिकल ग्रोथ है, या आप बोल रहे हो गर्त की ग्रोथ है, नीचे से लेके ऊपर तक एक जैसी रहेगी, फैलेगा भी नहीं। और दूसरा क्या है, अभी देखो 2 घाट है, ये इंटरनोड्स, वो 3 से 4 इंच ही रहना चाहिए। अच्छा, ये इसका भी हिसाब रहना चाहिए। इसके नहीं तो क्या होता है, केमिकल डालने से यूरिया डाल दिया, वेजिटेटिव ग्रोथ ज्यादा होता है, वो 1 फुट का आ जाता है। बड़ा तो दिखेगा नहीं, और जल्दी तुमको 50-60 फुट को जाएगा। और वो स्ट्रेंथ नहीं रहेगा। हाँ, स्ट्रेंथ नहीं रहेगा, हवा आएगी तो टूट जाएगा। और इंसेक्ट को भी आसान हो जाएगा उसमें छेद पाड़ के ताती डालने के लिए और डिसीज स्प्रेड करने के लिए। दोस्तों, इससे ये समझ में आ रहा है कि हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। अगर बेस हमारा फीका होगा तो अगर प्लांट केवल हमने ग्रो किया और बाद में हम कहेंगे कि यार हमारा प्लांट जल्दी खत्म हो गया। एक प्लांट कितने साल तक चलता है? 70-80 साल तक। हम लोगों ने हमारा दूसरा प्लांटेशन भी दिखाएगा, 80 साल का भी झाड़, 70 साल का भी झाड़ भी 200 प्लस नट्स दे रहा है। 70 साल तक चलता है? हाँ, 70-80 साल तक चलता है। ओ बाप रे बाप, 70 साल तक चलता है। तो हमने समझा कि कहाँ पे लगा सकते हैं। मेरे हिसाब से इंडिया के, अगर आपने औरंगाबाद, नांदेड़ में, हमारे महाराष्ट्र में दिया है, जो कि गर्मी का इलाके वाला एरिया है, हल्का फुल्का पानी कम है, वहां अगर ग्रो कर सकता है तो इंडिया के हर एक कोने में नारियल आ सकता है। और वो लोगों ने उधर, हमारा गाइडेंस है, वो लोगों ने इंडस्ट्री सेटअप किया है और उधर शक्कर बना रहा है और जागरी बना रहा है। कोकोनट का शक्कर? कोकोनट का नहीं, वो सैप का, हम लोग जैसा बनाता है इधर कोकोनट शुगर, वो वैसा वो भी बना रहा है। उनको सब गाइडेंस दिया है। बाई प्रोडक्ट में हम देखते हैं क्या कैसे बनता है। तो ठीक है, जब हमने प्लांट लगा दिया तो एक प्लांट मतलब कितने साइज का होना चाहिए लगाते समय? नहीं, वो तो क्या है, 6 महीने से 1 साल का ही हम लोग देते हैं। और 3 साल में, 3-3.25 साल में मेंटेनेंस के ऊपर वो फल देने लगता है। लेकिन वो टेंडर रहता है। हम लोग बोलते हैं कि टेंडर नट के लिए, नहीं तो नट के लिए ले लो। और 6-7 साल के बाद जब ये झाड़ मजबूत होता है वो लोग नीरा निकाल सकता है। तो ये वैरायटी कौन सी है? ये बनावली वैरायटी है। बनावली। अच्छा। बोला जाता है कि पोर्तुगीज ने लाया और इधर बनावली करके एक विलेज है, उधर पहला लगाया, इसीलिए बनावली नाम हो गया। और जो डॉर्फ बोलते हैं, कम हाइट वाला, क्या वो सक्सेसफुल है क्या डॉर्फ वाला? नहीं, वो डॉर्फ में क्या है, उसमें मेल और फीमेल फ्लावर एक ही टाइम को डोनर और रिसेप्शन को आ जाता है। तो मेल फ्लावर फीमेल फ्लावर को वही झाड़ का क्रॉस होता है। हमारे पास इनब्रीडिंग बोलते हैं और फैमिली में होता है। और इसके लिए वो बहुत नाजुक है। उसका लाइफ है 20 ईयर्स। और उसका जो बंचेस आता है वो पत्ता के ऊपर नहीं रहता है, पत्ता बहुत कमजोर रहता है और वो गिरता है या टूट जाता है। और दूसरा क्या है, हम लोग नीरा निकालने का है, एक फूल के ऊपर 45 डेज उसको बैठना पड़ता है पत्ता के ऊपर, वो उतना मजबूत रहना चाहिए, उधर नहीं रहता है। तो इसके लिए वो सब उसके लिए रिजेक्ट है। और नारियल जो बनता है
वो भी 1 साल तक नहीं रहता है। मार्केटिंग भी नहीं है, केवल टेंडर कोकोनट के लिए, और छोटा है करके आसान होता है उसको कट करने के लिए, उसके लिए वो यूजफुल है, और बाकी किसके लिए नहीं। कम समय तक भी चलता है वो। हाँ, इधर हम सालों सालों रखते हैं, उसका खोपरे का ऑयल निकालता है, और ऑयल भी और 1-2 साल रहता है, उधर उसका ऑयल ही नहीं निकालेगा। अच्छा। हाँ। दोस्तों, आपके घर के बाहर तो नारियल का पेड़ 100% होगा, क्योंकि हमारे इंडिया में हर जगह पे खेत में कहीं पे भी नारियल लगाने में लोग बहुत ही तेजी से लगाते हैं। तो आपके यहाँ पे एक नारियल के ऊपर कितना फल आता है, मुझे कमेंट सेक्शन बताइएगा। और सर, आप भी मुझे बताइएगा, एक नारियल से कितना यील्ड निकलता है एक साल में। देखिए, ऑन एन एवरेज 180 to 200 नट्स तो आता है, कुछ ज्यादा अच्छा रहता है, कुछ ज्यादा 200 नारियल आता है। नारियल आता है, साइज मीडियम साइज का रहता है। उसमें लगभग 300 से 400 ml पानी रहता है, जब भी तुम टेंडर कोकोनट के निकालेगा। कर्नल जो है 200 ग्राम्स का रहता है, उसका ये कातली बोलता है, वो ग्रेड करके देता है, और ऑयल कंटेंट 60 to 65% वेरी होता है। ठीक है। तो जब हम प्लांटेशन करते हैं 3 से 3.5 साल बाद इसमें फल लगना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और 60 साल तक चलेगा। लेकिन ये 60 साल हमें रेगुलरली क्या ध्यान देना है कि क्या इसमें फर्टिलाइजर देना है, या क्या हमें कंपोस्ट देना है, या पानी रोज देना पड़ता है क्या, इसको क्या सिस्टम होता है वो नहीं, बताइए। इसमें क्या है, जब भी हम लोग केमिकल डालते हैं, वो हम लोगों ने पेन आता है तो इंजेक्शन लेता है, वो सबसाइड हो जाता है, लेकिन पेन प्योर नहीं होता है, वापस हमको इंजेक्शन दे। केमिकल फर्टिलाइजर्स में ऐसा ही है, जब भी देता है वो टेम्पररी है। मतलब आपका कहना है कि फर्टिलाइजर ना दो, केमिकल्स ना दो। देने का जब भी जरूरत पड़ता है, सलाइन जब भी मांगता है देना ही पड़ता है, जिंदा जरूरत के अनुसार, फालतू का खर्चा नहीं करना है। नहीं, अभी ऑर्गेनिक में क्या है, उसका ही वो पता रहता है, उसको शडर में डाल के पाउडर करके हम लोग दिखाएगा आपको, और वो डाल दिया, वो गोबर डाल देगा, और नीम का डाल देगा, या पता सब डाल देगा, वो डिकम्पोज होके कंपोस्ट हो जाता है। मतलब नारियल के जो एरिया है साइड का, ठीक है, साइड के एरिया में आप ऊपर के ही पत्ते उसको श्रेडिंग करके टुकड़ा करके उसके साइड में डाल देंगे, और वही डिकम्पोज होगा, और वही उसको हेल्प करेगा जड़ें ग्रोथ करने में। और हर साल वो इम्प्रूव होता जाएगा। और इसकी जड़ें कितनी डेप्थ तक जाती है? देख, क्या है, उसका अबाउट 1 मीटर डीप जाता है, उससे नीचे नहीं, और फाइब्रस रूट है, 12.5 फुट बाहर जाता है। अच्छा। और इसके लिए 25 फुट का अंतर में हम लोग लगाते हैं। और दूसरा, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपने पूछा, अभी आप देखो, 2 झाड़ के बीच में वो पता देखिए, वो पूरा 360 डिग्री को बेंड हो गया है। हाँ, गोला दिख रहा है नीचे से देखने में, और ऐसा कहीं फैला नहीं है इधर उधर। नहीं। तो एक बेसिक क्वेश्चन मेरा ये है कि अगर कोई भी वीडियो देख रहा है, उसके दिमाग में भी आ रहा होगा कि नारियल हम कहीं पे भी लगा रहे हैं, तो डिस्टेंस कितना रहना चाहिए? 25 फुट मिनिमम। 25 फुट के अंदर नहीं आना है? नहीं, 30 रख सकता है, बीच में इंटरक्रॉप कर सकता है। 25 मिनिमम है, उसके से कम लगाए तो क्या होता है, वो पता ऐसा नीचे नहीं आता है, और उसका एक्सेल में फूल आता है। वो फूल को धूप चाहिए, नहीं तो फल ही नहीं देता है। ये सब ऐसा सीधा चला जाता है वी शेप में। ऊपर का कैनोपी जो है वो वी शेप में जाता है, और उसका एक्सेल में जो फूल आता है वो प्रेस होके उधर ही मर जाता है, एबॉर्ट हो जाता है। इसके लिए फल नहीं आता है। ज्यादा झाड़ बोलने से ज्यादा फल नहीं है। आइडियल स्पेसिंग रखने का, हवा घूमना चाहिए, लाइट आना चाहिए, ये सब का। ये भी एक दिक्कत है कि आपने कहा कि 25 फीट पे लगाइए, नीचे जड़ें भी अच्छा ग्रो करेगी, ऊपर भी करेगा, और स्पेस भी रहेगा, और फूल भी अच्छा लगेगा, और नारियल भी अच्छा आएगा। मैंने देखा है कि हर घर के सामने एक नारियल होता है। मुझे कमेंट बहुत आते हैं कि संतोष भाई, मैंने एक नारियल का पेड़ लगाया 4-5 साल हो गए, लेकिन उसमें फल नहीं लगा है। तो क्या वजह होती है? लोग क्या बोलते हैं, उसको नीचे से सिरिंज लगा दो, या पेड़ के ऊपर सिरिंज लगा दो, ऐसा बहुत मिथ्स है। वो क्या है, अभी इसको वो इंजेक्शन दे दिया, ये लोग केमिकल इनपुट करेगा, वो फ्लावर दे देगा, इधर से लाइट आता है। अभी एक मकान है, मकान से कम 12.5 फुट बाहर झाड़ लगाना चाहिए, क्योंकि ये साइड का, नहीं तो वो बेंड होता है, लीन होता है। राइट। वो लीन होता है, और वो साइड से फल नहीं आएगा। दूसरे साइड जो एक्सपोज है रोड साइड का, उधर से उसको फूल आ सकता है, लेकिन वो ठीक नहीं है। मतलब मेन चीज आपका बोलना है सफिशिएंट स्पेस चाहिए। और जब हम शुरुआत से लेके नारियल स्टार्ट होने तक 3.5 साल आपने पूरा के पूरा कंपोस्ट पे काम कीजिए, और कुछ नहीं करना है। नहीं। और मुझे ये बताइए कि जब नारियल स्टार्ट हो जाता है तो उसको कुछ न्यूट्रिशन लगेगा कि वो साइज बढ़ने के लिए? देखिए, हम लोग कंपोस्ट दे भी देते हैं, डेली हम लोग अन्न खाते हैं, रोटी खाते हैं, कुछ खाते हैं, वो क्लाइमेट को जो चाहिए उधर जो उगाते हैं वो खाते हैं। इधर भी ये झाड़ का जो है वो पता जो रहता है, इट इज रिच इन अपना पोटैश में रहता है, उससे फल होता है, उसके स्टड करने का, डालने का। एक झाड़ से कम 80 किलो बायोमास हमको आता है ड्राई।
और 50 किलो उसको लगता है। 30 किलो हम लोग कंपोस्ट करके दूसरों को बेच देते हैं, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपोस्ट नहीं मिलता है। और ऑर्गेनिकली ग्रोन ऑर्गेनिक कंपोस्ट किधर भी नहीं मिलता है, वो केमिकल डाल के तुमको पता दे देगा, हमारा वैसा नहीं। स्टिमुलेंट डाल के हाँ बस ग्रोथ दिखेगा आपको। बस एक चीज मुझे ये बताइए कि जब हम प्लांट लगा देते हैं तो 3 साल हमें इंटरक्रॉपिंग क्या करना है? अभी देखिए, इसमें हम लोगों ने कोको लगाया है। ये कोको है। हाँ कोको है। आगे हम लोग दिखाएगा कि उसमें नटमेग भी लगाया है, क्लोव्स भी लगाया है, और ये नीचे देखा तो सिनामोन है, कॉफी भी देखा मैंने। कॉफी है, सिनामोन है, सब शेड लविंग प्लांट्स जो है। लेकिन ये हर भाग में नहीं आएगा, औरंगाबाद में ये क्लोव नहीं वैसा कॉफी नहीं है। आएगा। आप लगाने का जब भी ऊपर का प्लांटेशन हो जाता है, नीचे का टेम्परेचर तो हम लोग मेंटेन कर सकता है। एक ही बात ऐसा है, ह्यूमिडिटी कैसा मेंटेन करने का। अभी हम लोगों ने पकड़ लिया है, इधर फॉगर्स लगा दिया, नीचे का ह्यूमिडिटी बढ़ जाता है। और कौन सा टाइम में करने का है? नांदेड़ में वो लोग बोला कि हनी बीज नहीं आता है, टेम्परेचर ज्यादा है। हमने क्या बोला, उसको ऊपर फॉगर्स लेके गया है, वो उधर फॉगर्स छोड़ो। कभी कभी टेम्परेचर ज्यादा रहता है तभी हनी बी नहीं रहता है, और नीचे सब वो क्रॉप्स डाला है, बनाना और ये सब इंटरक्रॉप्स लिया है, उसको हनी बी आता है। वो टेम्परेचर भी बहुत कम हो गया है। मतलब मधुमक्खी इसके लिए चाहिए है तो अच्छा है, क्योंकि पॉलिनेशन करता है और हमारा ये ज्यादा प्रोडक्शन आता है इसके लिए। और तभी केमिकल नहीं स्प्रे करने का, नहीं तो केमिकल से वो मर जाते हैं। और जब भी वो हनी कलेक्ट करता है उसमें भी केमिकल आ जाता है, और हम ग्राहक को जब भी बेचता है उसमें भी केमिकल रहता है। इसके लिए केमिकल मनाए, इस्तेमाल नहीं करना है। आप यहाँ पे इस्तेमाल नहीं भी कर रहे हैं और अच्छे तरीके से ग्रो भी हो रहा है दोस्तों। और इंटीग्रेशन की बात करें तो यहाँ पे हम साउथ गोवा में हैं। साउथ गोवा में अगर आप आएंगे तो यहाँ का क्लाइमेट ऐसा है कि यहाँ पे कोको आता है, कॉफी आता है, पेपर आता है, कार्डमम आता है, तो वैसा इलाका है, वैसा ग्रो होता है। तो इन्होंने वो किया है। आपके यहाँ पे इंटरक्रॉपिंग आप अदरक ले सकते हैं, हल्दी ले सकते हैं, पाइनएप्पल ले सकते हैं, बनाना बनाना कुछ भी। आपके यहाँ पे जैसा क्लाइमेट है इंटरक्रॉपिंग आप वैसा कीजिए। लेकिन नारियल तो आ सकता है, आपका कहना आता है हर जगह में अगर आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करें तो इंटीग्रेशन का पार्ट ये हो गया। अब मुझे ये बताइए कि लोगों के मन में सवाल बहुत सारे अभी उठ रहे होंगे, लेकिन पहले तो ये बताइए कि आप प्लांट कैसे बनाते हैं, वो प्रोसेस। अभी उसको हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। हाइब्रिडाइजेशन में हम लोगों ने क्या किया, पहले D/T लोग बनाता है, डॉर्फ छोटा झाड़ रहता है, उसके क्रॉसिंग करने का आसान है। एक लेडर सीढ़ी लेता है, उसको जाता है, उसके ऊपर कर देता है, नहीं तो पंपिंग करता है। इतना बड़ा झाड़ को पंपिंग करने को नहीं होता है, नहीं तो आदमी ऊपर जाके पहले नर फूल निकालना पड़ता है जब भी वो इन्फ्लोरेसेंस तैयार होता है, क्योंकि उसको क्रॉसिंग नहीं होने का। और उसके बाद वो बैगिंग करेगा। अभी प्रोसीजर तुमको दिखा जाएगा। बैगिंग करके 15-16 दिवस के बाद वो फीमेल बटन रहता है, वो दिखाएगा आपको फीमेल बटन कौन सा है, और उससे हनी जैसा नेक्टर बाहर आने लगता है, तभी वो होल ओपन रहता है। उसमें ये डॉर्फ प्लांट का पोलन लगाता है हाइब्रिड करने के बाद। डॉर्फ प्लांट क्यों? डॉर्फ प्लांट में साल को 24 फूल आता है, टॉल में 12 आता है। तो फूल बढ़ गया तो प्रोडक्शन बढ़ जाता है। और दूसरा क्या है, डॉर्फ प्लांट जल्दी प्रोडक्शन को आता है। टॉल प्लांट 6-7 ईयर्स लेता है। उधर भी हम लोग रिड्यूस करके 3-3.5 साल को ला सकता है। और एक टॉल प्लांट का स्टडीनेस, ड्रॉट रेजिस्टेंट कैरेक्टर, लॉन्जिविटी 60 to 70 ईयर्स लगाने का, और पिटियोल और लीफ के ऊपर फल खड़ा रहने का, वो सब अच्छा होता है और उसको टिकाऊ है, इसलिए सब लोग इसको प्रेफर करते हैं। तो मुझे ये बताइए कि हमने स्पेसिंग देखा, लेकिन 1 एकड़ में प्लांट कितने बैठते हैं? 70 बैठता है। अच्छा, 70 प्लांट्स बैठते हैं। और एक प्लांट की कीमत अभी मार्केट में क्या है? 550 रुपए है जगह पर, इधर नर्सरी में। अच्छा, 550 रुपए का एक प्लांट मिलता है। तो अभी ये ऊपर जा रहे हैं। हाँ, भेज दीजिए। मतलब ये क्या करने जा रहे हैं? पॉलिनेशन। हाँ। दोस्तों, अब इम्पोर्टेंट बात क्या है कि पॉलिनेशन कैसे होता है, यानी कि जब कोई भी नारियल का हाइब्रिड प्लांट बनाना होता है तो वहां पे क्रॉस पॉलिनेशन करने की जरूरत होती है। तो क्रॉस पॉलिनेशन के लिए यहाँ पे कैसे होता है सर, वो हमें बताइए। अभी एक टॉल प्लांट है, वो टॉल प्लांट का इन्फ्लोरेसेंस बाहर आ जाता है, फूल और उसको हम लोगों ने क्या करते हैं, वो फूल बाहर हो गया तो मेल फ्लावर सब कट कर देते हैं, में नर फूल, और ओनली फीमेल फ्लावर रिटेन करते हैं, उसको बैगिंग करते हैं। वो समझता कैसे है कि फीमेल फ्लावर नहीं, वो फीमेल फ्लावर के ऊपर वो तुराई रहता है, वही वो कट करता है। अच्छा। मेल फ्लावर वो लेके आएगा, मेल फ्लावर लेके आएगा। वो दिखाइए पोलन। हाँ, तो ये कौन सा पोलन है? अभी ये ड्वार्फ प्लांट का पोलन है। वो एक फूल के लिए 0.006 ग्राम लगता है। वो ब्रश लेके वो फीमेल फ्लावर को वो लगा देता है। अच्छा, आपके पास ब्रश है, ब्रश से लेके वहां पे लगाएंगे। वो इतना छोटा ब्रश है। वो होल भी छोटा रहता है। ये बात, आप जाइए ऊपर करिए फिर। तो अभी ये 40 सेकंड में ऊपर जाएंगे, ऊपर करेंगे और फिर नीचे आएंगे। इसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, क्योंकि वो जितना मेल फ्लावर्स है वो सब कट करना पड़ता है।
अच्छा कुछ को ज्यादा रहता है, कुछ को अच्छा। कम रहता है। तो अभी ये तो पोलन की प्रोसेस यहाँ पे चालू है इनकी। हाँ हाँ। ठीक है, ये पोलन की प्रोसेस एक ही बार होती है क्या? नहीं, वो लेता रहता है हम्म और उसके बाद फ्रिज में रखते हैं, आइए। वो प्रिजर्व करना पड़ता है, हम्म वो प्रिजर्व कर देते हैं हम्म और उसके बाद उसको वायबिलिटी चेक करते हैं। और जब भी हम माइक्रोस्कोप में लगता है, हम्म जिसका वो ग्रो होके एक छोटा सा धागा जैसा आने लगता है, हम्म। वो लाइव है। सर आप मुझे ये बताइए कि नानू फार्म से क्या है, इसका ट्रेनिंग दिया जाता है क्या? नहीं, अभी क्या है, अभी ये लोग जो ऊपर चढ़ा है, हम्म ये मेरा बाप है। क्योंकि हम लोग नीचे से बता देते हैं, हम्म वो हर दिन करते हैं हम्म और उसका सक्सेस रेट के ऊपर हम्म हमको पता चलता है। केवल नट देने से नहीं, उसके बाद वो कितना दिन में जर्मिनेशन होता है, उसका विगर क्या है, वो 3 साल के बाद जो एक्सपेक्टेड है वो फार्मर का फील्ड में आता मैं है कि नहीं। इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि लोगों को हम 1 घंटे का वीडियो बनाएंगे तो भी नहीं समझ में आएगा जब तक वो लाइव नहीं करते हैं। बराबर है। तो इसीलिए मैं पूछ रहा हूँ, आप अगर ट्रेनिंग वगैरह देते नहीं तो नहीं, आप। वो लोग आता है तो उनको एक्सप्लेन करेगा, सब करेगा। हाँ ट्रेनिंग मांगता है तो ट्रेनिंग भी ठीक देगा, है, सब आपका करेगा। ईमेल आईडी मैं डाल देता हूँ। ओके। आपको कोई भी लोगों को कुछ पूछना हो दोस्तों, आप ईमेल पर इनके ईमेल कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क का इशू है। वो नंबर दूंगा तो प्रॉब्लम्स आएगा। हाँ, मेरे बेटे का डालो, हाँ क्योंकि मैं तो 70 को लगने वाला है और आगे का और 70 वो देखेगा। आप इधर हनी बी कॉलोनी देख रहा है, जी। उसको 2 सुपर रखा है, कल ही उसका हनी निकाला, हम्म। हमको 3 किलो मिला। अच्छा, इसका हनी 3 किलो निकला हाँ, आपका? 10 किलो से 13 किलो हमको एक बॉक्स देता है। हम कुछ खर्चा नहीं करता है और बाद में वो डिवाइड करके और कॉलोनीज बढ़ा देता है, जब भी वो कॉलोनी बड़ा होता है। यही मधुमक्खियां ऊपर जाती हाँ, है वही। और वो पॉलिनेशन करता है और इससे 100% दुगुना से ज्यादा तुमको फल मिलेगा हनी बीज रखने से। और 1 किलो हनी हमारा वो नेचुरल है, तो 1000 रुपए से आता है। आसानी से आएगा। तो एक 13 तुमको मिल गया, 13 किलो 14 किलो, 14,000 रुपए किधर किधर बॉक्स है तुमको मिल जाएगा। और इधर देखिए, इधर नटमेग प्लांट है, हाँ, वो बीच ये में कोको है, नटमेग है, क्लोस है, ये सारा और भी बिकता cinnamon है मार्केट में हर साल? हाँ, हम पैकेज बना के बेच देते हैं। मैंने बोला है कल कि लेकॉन से हमको ऑर्गेनिक सर्टिफिकेशन है। इधर जो जो पौधा है, किधर किधर कौन सा एरिया में है, आप सबको नंबर देख सकते हैं, ब्लॉक देख सकते हैं। देखा है, सारे प्लांट्स के ऊपर नंबर और लिखे हैं। आपका मैंने स्टोर रूम भी देखा, वहां पे आपके पास पेपर है, काजू पड़ा हुआ है, मैंने देखा स्टोर में, क्योंकि वो सारा जो हार्वेस्ट करके रखा है वो फिर बाद में मार्केट में जाता है। हाँ, वो भी मैंने देखा दोस्तों। सब एंड प्रोडक्ट करके ही बेचते हैं, डायरेक्ट नहीं बेचता है, रॉ मटेरियल नहीं बेचता है। और ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है आप? ऑर्गेनिक सर्टिफाइड है। और कितनी ऑथेंटिक और कितनी अच्छी बात है दोस्तों ये, कि एकदम प्योर यहाँ पे बिजनेस हो रहा है। और एक जरूरी बात क्या है कि मैं इकोसिस्टम की आपको बात पूछ रहा था, लेकिन दोस्तों मैं कल जब यहाँ पे आया, 1 दिन पहले आया हूँ, आज दूसरे दिन यहाँ पे शूट कर रहा हूँ। ये एक इंटरेस्टिंग बात है, मैं सांगली से यहाँ पे साउथ गोवा में आया हूँ 7-8 घंटे का रास्ता तय करके। और यहाँ पे आने के बाद मैंने देखा कि एक बिजनेस की तरह यहाँ पे खेती हो रही है। पूरा कैटलॉग रहता है, कितने लोग डेली आ रहे हैं, कितना नीरा निकल रहा है, कितने नारियल निकले, कितने खड्डे निकले। तो ऐसा नहीं कि बस खेती है तो कोई हिसाब नहीं है, पूरा एक लिखा जोखा होता है, पूरा चिट्ठा होता है। लेकिन इकोसिस्टम की हम बात कर रहे थे कि कितने लोग यहाँ पे काम करते हैं और कैसा स्ट्रक्चर है आपके पूरे फार्म का, क्योंकि 200-300 एकड़ को हैंडल करना काफी मुश्किल होता है आमतौर पे किसानों नहीं, को। वो क्या है, हम लोग टैलेंट सर्च करने को जाते हैं, गांव गांव को जाते आइए हैं। आपके उधर चलते हैं जहाँ पे चल रहा है प्रोसेस। हाँ, गांव गांव को चलते हैं तो हमको पता चलता है कि ये गांव का लोग इसके लिए अच्छा है, कुछ लोग पौधा चढ़ने के लिए अच्छा है, वो पौधा के ऊपर काम करने वाला भी अलग रहता है, और पानी में काम करने वाला अलग रहता है, हीट और तोड़ने का काम करने को अलग रहता है। ऐसा हमारे पास गैंग्स है, उनको सब ऑलराउंड टैलेंट्स दिया है। ऑलराउंड एक आदमी नहीं है तो फैक्ट्री बंद नहीं पड़ेगा, दूसरा आदमी रिप्लेस हो जाता है, सबको सब काम आता है। और पानी भी दिन एंड रात हम लोग पानी देते हैं, मॉर्निंग एंड इवनिंग। अब क्योंकि नहीं तो सब एरिया को कवर करने का बहुत तकलीफ होता है। कितना पानी इसको देना पड़ता है रोज? अभी हम लोगों ने 200 तो 300 लीटर देता है रोज। उसका उतना नहीं लगता, उसको 50 लीटर बस होता है। अच्छा। और उसको अंदर वो बेस्ट में कोकोपीट डालेगा, वो 100% पानी रिटेन करेगा। हम लोगों को क्या है, नीचे का पानी का जर जो है उसको रिचार्ज करने का है। और इंटरक्रॉप से सबको भी लग के वो नीचे जाता है, वापस वो लिफ्ट करते हैं। राइट। वो ये हमारा है। पहाड़ का अब अच्छे से हाँ, इस्तेमाल। जिधर कम है पानी, वो लोग कोकोपीट कितना डालता है वैसा। अभी एक जार को 100 लीटर डाला, 80 लीटर बहुत लोग सोचते नहीं है, वो परकोलेट होके जाता है, इवापोरेट होके जाता है, केवल 20% मिलता है। जब भी आप कोकोपीट नीचे डालेगा, तुमको 100 के बदले 20 लीटर दिया तो बस होता। मतलब मेरा कहना ये है कि हमें जो है कि पूरा का पूरा
मॉइस्चर के ऊपर काम करना है, जमीन के अंदर का पूरा नारियल के पेड़ के अंदर। और अभी आपने बोला कि इकोसिस्टम, हम लोगों ने क्या किया, पोल्ट्री, बर्ड्स और डक्स और वो सब रखा है। मैंने देखा कि यहाँ पे आपका डेयरी फार्म भी है, उसी का गोबर आप इस्तेमाल हाँ, करते हैं फार्मिंग में। हाँ, मैंने देखा कि मुर्गियां भी हैं आपके और पास। मुर्गी वो डेयरी का डंग के ऊपर ही हाँ, पेट भरता है, पेट उसका भरता कीड़ा है। सब खा लेता मतलब ऐसा फार्मिंग है, एक दूसरे के ऊपर सब ऐसे हाँ, डिपेंड है है। और वो चल रहा है। जैसे मल्टी लेयर होता है एक जगह पे, वैसा आपका पूरा ये लेयर है ये हाँ। इस एरिया में, और उस लेयर के ऊपर पूरा एक दूसरे के ऊपर सब चल रहा है। नारियल को ग्रो करना आसान है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 25 बाय 25 पे एकड़ में 70 प्लांट लगा सकते हैं। 70 प्लांट लगा के 500 रुपए का, एक 35,000 रुपए शुरुआत खर्चा हो जाएगा। 3 साल का मान लीजिए रनिंग कॉस्ट 2-3 लाख रुपए गया, 3-3.5 लाख रुपए में नारियल स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन अब मुझे बताइए मेन बिजनेस की बात, क्योंकि नारियल में लोग सोचेंगे क्या ही बिजनेस है, एक नारियल 10 रुपए का बिकता है, 200 नारियल से ज्यादा एक पेड़ से 2,000 हो जाएंगे। ये तो एक बेसिक बात हो गई। लेकिन अब मुझे बताइए कि तो एक प्लांट से मैक्सिमम किसान जो है कितना यील्ड ले सकता है, सारे हिसाब से आप मुझे नहीं, बताइए। देखिए अलग अलग ये है। अभी मैंने बोला 200 नट्स आ जाता है। 200 नट्स आप वीसीओ को डालेगा 200 into 100 करते हैं। वीसीओ यानी कि वर्जिन कोकोनट वर्जिन कोकोनट का 200 into 100 रुपीज, या 20,000। 20,000 एक 70 जार रहता है तो उतना पैसा आ जाता है। 14 लाख 15 लाख पर एकड़ वर्जिन कोकोनट ऑयल बनाया तो बनाया था। अच्छा देखिए, हमारे पास 200 नट निकला, हाँ। तो ये 200 नट्स का, 200 नारियल का साल में एक ही बार 200 निकलता है, निकलते रहता है धीरे नहीं, धीरे? वो 3-3 महीने को, महीने को, कैसा महीने को एक बंडल होता जैसे है। आया निकलता हाँ, रहेगा, ठीक है। निकलता है। तो वो हम उसका वर्जिन ऑयल कैसे बनाते हैं? 11 महीने का, 11 से 12 महीने का रॉ नट निकालते हैं, वो ड्राई नहीं रहना चाहिए। और उसके बाद उसका बाहर का छिलका निकाल के, उसका पानी बाहर निकाल के, शेल अलग करके, उसके ऊपर का ब्राउन कोट रहता है वो भी निकाल के, बाद में उसका पीसेस करते हैं। पीसेस करके उसको पल्वराइज करके वो नारियल का सुई निकालता है और उसको प्रेस करके हम लोग तेल निकालता है। अच्छा, मतलब वर्जिन कोकोनट अगर बोला जाए तो सीधा हमारा जो फ्रेश नारियल हाँ, होता है, हाँ, नारियल का वो पल्प व्हाइट वाला, नारियल का गरी, दूध अंदर से, की गरी। हाँ, नारियल का दूध से होता है। हाँ, वही गरी का दूध निकलता है, उसको वर्जिन कोकोनट ऑयल। वो कैसा लीटर रहता है? वो 800 रुपए के ऊपर रहता और है। वो 200 नट से कितना निकलता है? वो 1000 नट्स डाला तो तुमको 40 किलोस आता है। सो 40 to 50 ग्राम्स आता है पर नट। 40 to 50 ग्राम। हाँ। अच्छा, 8 किलो आएगा हमारा 200 नट्स का। 8 किलो अगर हमारा वर्जिन कोकोनट ऑयल निकला एक झाड़ से, 800 रुपीज। हाँ, 800 रुपीज, इसको अगर पकड़ा हमने तो 6,400 पर प्लांट आता है। और उसके बाद उसका शेल का, उसका टेस्टा का, उसका हस्क का, वो सब, और डेसिकेटेड कोकोनट आता है। वो प्रेस करने के बाद वो हम लोग 100 ग्राम 55 रुपीज को बेचते हैं। जितना तेल आता है उतना ही वो डेसिकेटेड कोकोनट आता है। मतलब पहली चीज तो आप वर्जिन कोकोनट ऑयल निकाल रहे, ठीक है। हाँ, उसके बाद को ऊपर का शेल का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसको टुकड़ा टुकड़ा करके उसका चारकोल भी हो रहा है, ठीक है। ऊपर का जो भूसा है, मतलब जो हम निकालते हैं छील के, ये वाला हिस्सा, इसका जो है कोकोपीट भी बनता है, कोकोपीट फाइबर भी बनता है, ये भी बिक रहा है। तो ये बिकने के बाद, ये सब बिकने के बाद पर प्लांट कितना होता है? पर नट 100 रुपीज मिलता है। 200 है इंटू 100, 20,000 रुपए पर प्लांट। 20,000 रुपए पर प्लांट होगा। हाँ। अगर हमारे एकड़ में 70 प्लांट है, इंटू में अगर 20,000 करूंगा, 14 लाख 14 लाख 14 लाख। हाँ, लेकिन केवल नारियल ही निकालेगा और तुमको क्या है बोलेगा तो एक झाड़ से 1,500 रुपए मिलता है, और 70 झाड़ से तो तुमको ज्यादा से ज्यादा 2 लाख। हमारा हिसाब कुछ गड़बड़ तो नहीं हुआ? क्योंकि हमने लगभग कितना एकड़ का 40 लाख पकड़ा था ना? नहीं, वो नीरा से। अब मेन मुद्दे पे आते हैं। चलिए अब नीरा का बताइए। हाँ, नीरा का ऐसा है कि एक झाड़ से, मैंने कल तुमको कैलकुलेटेड शीट्स पे लिखा है, राइट, 1.5 से 2 लीटर आता है। हाँ। और 1.5 लीटर पकड़ो आप तो 300 रुपए हर दिन आ जाता है। एक झाड़ से 1.5 लीटर मिलता है, 150 रुपए से जाता है, तुम 300 ही पकड़ो बस। और वो 300 दिन निकाला तो 90,000 रुपीज मिलता है। ओ बाप रे बाप, 90,000 वो हो गया। 90,000 इंटू 70 63 लाख 63 लाख हो गया। 63 लाख। मैंने तो 40 बताया था। नहीं, वो ऐसा नहीं, बाद में उसका कॉस्ट निकालना पड़ता है। हाँ, आपका चढ़ने का, उतरने का, 30 रुपए का पर लीटर का कॉस्ट निकालना पड़ता है। हाँ, वो अगर कॉस्ट भी निकाल दे तो 40 लाख के आसपास हो जाए, नेट रहता है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं, यहाँ पे पूरा का पूरा हमने क्लियरली हिसाब यहाँ पे आपको बताया कि वर्जिन कोकोनट ऑयल, नॉर्मल कोकोनट ऑयल, यहाँ पे ऊपर का कोकोपीट बनता है, उनका छिलका बनता है, छिलके का भी चारकोल बनता है, और नीरा जो है यहाँ पे प्रॉपर पैकेजिंग करके मार्केट में जाता है। नीरा को आपने किस नाम से ब्रांडिंग किया है? वो कल्परस, नानो कल्परस नाम से किया है। और मुझे ये बताइए कि यहाँ पे कोकोनट शुगर भी बनता है, वो क्या है? वो
जब भी हम लोग कल्परस जो है 100 लीटर डालेगा, उसका 15% शुगर हो जाता है। उसको क्या करने के बाद 100 लीटर डालेगा प्रोसेसिंग तो के हाँ बाद? हाँ प्रोसेसिंग, हाँ। वो डिहाइड्रेशन होके जाता है मशीन में, और बाद में जो रहता है वो 15% रहता है। अच्छा, 15% रहता है, वो शुगर निकलती है हाँ। उसमें। ठीक। तो सर अभी मेरे 2-3 मुद्दे बचे हैं। हाँ। पहला मुद्दा तो ये है कि हमने जो 30 से 40 लाख रुपए का हिसाब मारा, हाँ, हाँ, ये हम खर्चा निकाल के 30 से 40 लाख रुपए बचत हो सकती है। हाँ, बराबर? हाँ, बराबर है। उसमें सारा हमने हाँ, देखा कि हाँ, ऑयल वगैरह सब हाँ, कुछ। हाँ, लेकिन एक चीज जरूरी है कि नारियल की खेती में डिजीज क्या आते हैं मेजर? हाँ। उसमें क्या है, कैसा मेंटेनेंस करता है, हम हमारा शरीर को कैसा मेंटेनेंस करता है, वही प्रिंसिपल से हम झाड़ को ऊपर लाना चाहिए। और उसको ज्यादा डाला, उसको भी इंडाइजेशन होता है, तो बॉडी सॉफ्ट हो जाती है, फाइब्रस हो जाती है, बाद में कीड़ा आके उसमें एग लेइंग करके बाद में उसका लार्वा झाड़ को खाते हैं। उसमें मेजर बोलेगा तो एक रेनासिरस बीटल करके है, वो रेनासिरस बीटल आता है, वो ब्लैक कलर का रहता है, उसको एक हॉर्न रहता है, हॉर्न जैसा, इसके लिए इसको रेनासिरस बीटल। वो क्या करता है, नारियल का झाड़ के ऊपर जाके वो टेंडर शूट रहता है, उसको खाती है, जो मेन शूट होता है मेन हमारा। शूट होता है। और वो खाने के बाद उसका जो रेसिड्यू उधर पड़ता है, बारिश का सीजन में वो सड़ जाता है, सड़ जाता है, इसके लिए अंदर तक वो सड़ने का प्रोसेस चालू रहता है और वो झाड़ मरते हैं। एक कोकोनट में एक है, इसको एक एपिकल पॉइंट बोलते हैं। जब भी वो ऊपर का क्राउन आप देखते हैं, उधर एक पॉइंट रहता है, उधर उसका जान रहता है। वो एपिकल पॉइंट सड़ गया तो वो झाड़ मर गया, इसलिए उसको देखता रहना चाहिए। वो कीड़ा आ गया, कीड़ा को कैसे निकालना चाहिए। लोग क्या करते हैं, उसको नमक या सैंड उधर डाल के रखते हैं, क्योंकि वो खाने को आया तो सैंड और नमक उसको लगेगा और वो बाद में उधर से भाग जाएगा। ये करते हैं और क्लीन करके वो रखते हैं। वो रॉट जो है अंदर सेट नहीं होता है करके, तो रेनासिरस बीटल का। और दूसरा है रेड पाम वील करके, वो क्या करते हैं, आके सॉफ्ट टिश्यूज, मैंने बोला था वो केमिकल फर्टिलाइजर डाला, कुछ डाला तो सॉफ्ट टिश्यूज रहता है, उधर ओवी पोजीशन करता है, मतलब एग लेइंग करता है, और उसका लार्वे जो आता है अंदर का फाइबर सब खाता ऊपर तक जाता है, वो भी एपिकल पॉइंट को जाके पहुंचता है और बाद में झाड़ मर जाता है, सूख जाता है। हाँ, इसके लिए वो देखना चाहिए। अभी आपके सामने इधर झाड़ है, उसके नीचे हमारा क्लीन रहता है, हर दफा उसको कंपोस्ट डालते हैं, ऊपर नीचे करते हैं, और ऊपर का क्राउन भी जो है वो क्लीन रखने का। उधर ऊपर चढ़ता रहा, महीने को एक बार चढ़ता रहा, देखता रहा, तो कीड़ा है तो कीड़ा को निकाल देगा। अभी हम लोग नहीं निकाला, वो मल्टीप्लाई होता है। और उसके लिए ट्रैप्स मिलते हैं, ट्रैप्स, फेरोमोन ट्रैप्स मिलते हैं, लेकिन उसका एडवांटेज भी है, डिसएडवांटेज भी है। उसमें वो ट्रैप्स में हम लोग क्या करते हैं, वो लूर लगाता है, और लूर के वजह से बाकी का आ जाता है। वो फीमेल लूर डालते हैं तो मेल सब आ जाता है उधर, वो पड़ता है करके आने के वक्त वो बीच में जो झाड़ है उसको वो इन्फेक्ट करता आता है, वो खाता आता है। नेबर फॉर्म का भी आपको आ सकता है। अभी इसमें क्या है, बाकी का कंट्री में क्या है, एक ने कंट्रोल मेजर किया, सब लोग करते हैं। अभी इधर क्या है, मैं कंट्रोल मेजर करेगा, मैं ही रखेगा, और दूसरों का इंसेक्ट आके हमारा बगान को आएगा और इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, वो चला जाएगा, हमारा खत्म हो जाएगा। एक्चुअली इसके लिए वो इंस्पेक्शन रेगुलरली करने का, क्लीन करने का, उसका पॉपुलेशन कम रखने का, नोट डाउन करने मतलब का। फार्मिंग में यही इंपॉर्टेंट है कि डे बाय डे हम जो काम है रेगुलर वो अच्छे से होना चाहिए, कोकोनट फार्मिंग हो या कोई भी फार्मिंग हो। एक आखिरी चीज मेरी ये है कि जो किसान भाई देख रहे हैं आपको, काफी देर से ये वीडियो कंटिन्यू कर रहे हैं, तो ये आखिरी आपकी कोई टिप्स है किसानों के लिए कोकोनट? वो है, कभी कुछ क्रॉप लिया उसके लिए पेशेंस रखना चाहिए। हाँ। मैं कौन सा पर्पस को उसको रख रहा हूँ। अभी मैंने बोला कोकोनट का हर एक पार्ट का यूज कर सकते हैं, उसका हस्क का, उसका शेल का, उसका ऑयल का, खोपरा का, हर एक टेंडर कोकोनट करके, और उसका मेन स्टेम है वो अच्छा टिम्बर भी है। मर गया तो भी आपको एक झाड़ से कम 10,000 रुपए का टिम्बर निकलता है, और 100 साल तक घर को बीम्स करके यूज कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा मतलब इतना सारा इस्तेमाल है इसका। हाँ, इसका बहुत, एक चीज फेल नहीं है, एक चीज फेल नहीं है। और दूसरा क्या है, वो लेने के बाद नजदीक नहीं लगाने का, कम से कम 25 फीट स्पेस छोड़ने का, जैसे हमारी बात हुई, उसको पानी देने का। पानी जैसे कि यहाँ पे अपने ये सिंपल, आपका सिस्टम ये काफी अच्छा लगा मुझे। नहीं, वो क्योंकि इसमें अल्टर कर सकते हैं, एक घुमा सकते हैं हम लोग, कैसा मांगता है उधर, किधर मैन्यूअर डाला, इसको हम लोग तार लगाते हैं, और कितना लंबा चाहिए उतना लंबा भी ले सकते हैं।
ये नीचे भी नहीं था, खराब नहीं होता और ऊपर ही ऊपर पानी हाँ, गिरता रहता है। मैंने पूरे आपके फार्म पे देखा, हाँ। ये बेस्ट मुझे लगा। नहीं नहीं तो क्या होता है पता नहीं रहता है कि वो पानी पड़ता है कि नहीं करके। इधर देखिए हाँ। 360 डिग्री से आपको मालूम है पानी पड़ता है। उसकी ग्रोथ अच्छी होगी। हाँ, ग्रोथ बराबर। अच्छी होता है, और जो मैन्यूर अंदर डाला है वो डिकम्पोज होता जाता है, तो इसके लिए वो अच्छा है। और हम मेजर करते हैं, बोतल रखे 1 मिनट में कितना होता है, हाँ, पानी तो कितना। कितना घंटा तक उसको छोड़ना चाहिए। हम्म, ये सब लिमिटेशंस है। डिफरेंट हाइट्स को प्रेशर कैसा बदली होता है, वो सब बदली होता है। और प्लॉट प्लॉट को हमने बोल दिया है कि इसको इतना घंटा छोड़ने का, इसको इतना घंटा फिक्स कर दिया, फिक्स कर दिया। कैलकुलेशंस लेके। बहुत ही बढ़िया सर, आज आपके फार्म पे आके हमें बहुत ही मजा आया, क्योंकि कोकोनट फार्मिंग हमने कभी देखा नहीं था कि इतने बड़े पैमाने पे होता है और इतना अच्छा होता है। हम ये जानते थे कि कोकोनट लगा दिया, कोकोनट निकल रहा है, ट्रक में भर के मार्केट में आ गया, बेच गया, लेकिन उसके पीछे और भी इतने सारे काम है और इतने सारे उसके एस्पेक्ट्स है जहाँ पे बहुत ही अच्छा पैसा कमा सकते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आपको आप भी धन्यवाद, आपका टीम को भी धन्यवाद। आप इतना लंबा से प्रवास करके इधर आए, जी जी और हम लोग क्या है इधर काम करते हैं, जी हमको जरूर। वो तकलीफ का महसूस नहीं होता है। लेकिन मेरे को मालूम है, मैं ट्रैवलिंग करके बाहर जाता हूँ, हाँ। उधर क्या क्या मुसीबतें आता है, एकोमोडेशन का मुसीबतें आता है, हम लोगों ने वो निकाल दिया है। थोड़ा नहीं, यहाँ हमको पे मुझे कोई दिक्कत नहीं है, सब कुछ बढ़िया है। यहाँ का अरेंजमेंट, आपका गेस्ट हाउस, सब कुछ अच्छा है, रहने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपका दोस्तों इनका मैं ईमेल आईडी डाल दे रहा हूँ, नंबर भी डाल दे रहा हूँ, आप इनसे कांटेक्ट कीजिएगा। थैंक यू। लेकिन दोस्तों सबसे जरूरी बात क्या है कि खेती में जो है एक हिसाब रहना चाहिए, उसका एक यहाँ पे आपको बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल था। और हम साउथ गोवा में आके आपको हमने दिखाया कि पहाड़ियों के ऊपर देखिए यहाँ पे एक ये फार्म पे 1500 प्लांट है और दूसरे जगह पे अलग अलग प्लांट्स है। टोटल कितने प्लांट थे यहाँ पे? 4000 है। 4000 प्लांट्स कोकोनट्स के थे, और उससे जो है इतना अच्छा खासा पैसा खड़ा किया जा रहा है। हमने आपको 1 एकड़ का पूरा हिसाब बताया। अब आप मुझे बताइएगा कि आपको ये क्या लगा। इतने मेहनत से हमने इस वीडियो को शूट किया, आपको जानकारी दी, क्या मिला आपको इस वीडियो से, वो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। क्योंकि हमें पता होना चाहिए कि आपको कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं, हम सही ट्रैक पे जा रहे हैं कि नहीं, अच्छे वीडियो बना रहे हैं कि नहीं, आपको उसकी जानकारी समझ में आ रही है कि नहीं, पसंद आ रही है कि नहीं वीडियो। आपका फीडबैक जरूरी है, तो प्लीज कमेंट करके जाइएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं करते तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक और न्यू के साथ, तब तक करते रहिए मेहनत, क्योंकि वावर है तो पावर है। धन्यवाद।